क्या पढ़ना हम लोग को? भारत से धन निर्गमन सिद्धांत। मतलब क्या हुआ इसका? जो भारत है, भारत से कहाँ धन जाएगा? अंग्रेज के पास। दूसरे जगह। धन निर्गमन, निर्गमन का अर्थ क्या हुआ? मतलब दूसरे जगह जाएगा ना। आएगा कि जाएगा? दूसरे जगह जाएगा। क्या जाना है? कहाँ से जाना है? वही बोला है कि जब भारत से, या भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में भारत से बहुत मात्रा में क्या हो रहा था? धन का निर्गमन। मतलब धन भारत से ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, कितना जा रहा है, कितना क्या हो रहा है। सबसे पहले एक थे जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। उन्होंने सबसे पहले 1866-67 के दौरान धन निर्गमन सिद्धांत को दिया था। उन्होंने ही बताया था कि भारत से बहुत अधिक मात्रा में धन का निर्गमन कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में। उससे पहले कोई इसका अवधारणा नहीं था कि कितना जा रहा है, कितना क्या हो रहा है। अच्छा, हम लोग देखें भारत में, तो भारत में बहुत सारे आक्रमण होगा ना आक्रमण। तो बहुत सारे आक्रमण में जैसे ईरानी लोग भी आए, ईरानी लोग ने आक्रमण किया, यूनानियों ने आक्रमण किया। अच्छा, यहाँ तक नाम सुना है मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गजनवी का। इन्होंने आया, भारत से धन लूटा, लूट के कहाँ चला गया? फिर अपने घर चला गया, अपने एरिया चला गया। लेकिन जब कौन आता है? मोहम्मद गौरी। कौन आता है? मोहम्मद गौरी। गौरी आता है। इन्होंने क्या किया? इसके जो गुलाम था, जिसका नाम क्या था? गौरी के गुलाम का नाम क्या नाम था? गौरी के गुलाम का? अरे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? तो ऐबक को दिल्ली जीता और दिल्ली की गद्दी सौंप दिया। कब सौंपा था? 1192 में। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का। कौन हारा इसमें? कौन हारा था? अरे हारा कौन था? जीता मोहम्मद गौरी। हारा कौन था? ए बोका, अरे पृथ्वीराज चौहान। कौन हारे थे? पृथ्वीराज चौहान हारे थे। और हारने के बाद ऐबक ने दिल्ली पर क्या किया? शासन किया। गौरी ऐबक का क्या था? गुलाम था। गुलाम का हो चाहे गौरी को हो दामाद को हो, ठीक। हाँ, तो जब इन्होंने दिल्ली को सौंप दिया तो दिल्ली पर कौन सा वंश आ गया? इसको कहा जाता है जो राज किया, दिल्ली सल्तनत। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत। इन्होंने राज किया कहाँ पे? भारत पे। तो भारत पे कौन राज करता है? दिल्ली सल्तनत। अरे भारत में किसका सरकार साम्राज्य था? दिल्ली सल्तनत। अब देख ध्यान से, दिल्ली सल्तनत के एक और आखिरी इस वंश के साम्राज्य के आखिरी राजा कौन थे? जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। इस वंश का अंतिम था लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसको किसने हराता है? कौन हराता है? बाबर हरा दिया ना। तब कौन वंश का स्थापना हुआ यहाँ पे? मुगल वंश। कौन वंश? यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान रखने वाला बात है का, इसने जो राज किया वो भारत से धन बाहर नहीं ले गया। मुगलों ने जो राज किया भारत से धन बाहर नहीं ले गया। लेकिन इन दोनों के बाद एगो कौन आता है? सब गोरा आता है ना, गोरा अंग्रेज आते हैं। इन्होंने भारत को अपना माना ना, भारत को अपना अरे नहीं माना। कैसे मानेगा? उन्होंने क्या करने के लिए आया था यहाँ पे? शासन करने। क्या करने आया था? शासन, व्यापार करने। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ से धन लेके जाना ही उसका सिद्धांत था। तो इन दोनों ने तो भारत को अपना माना, यहाँ पे रह के अपना राज किया। लेकिन अंग्रेज भारत को भारत अपना नहीं माना। इन्होंने जितना हो सके उतना अधिक से अधिक धन लेके कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन। कहाँ लेके जाते हैं? ब्रिटेन वाले। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया।
कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, क्यों कहा जाता था? यहाँ पे बहुत मात्रा में धन सोना चांदी था। सोना चांदी कैसे बहुत मात्रा में हो गया? मुगल जीत कर लाए थे। भारत से बहुत ज्यादा व्यापार होता था। अब व्यापार के बदले देश विदेश से भारत में क्या आते थे? सोना चांदी, जिसके चलते भारत में सोने का बहुत अधिक भंडार हो गया और इसको क्या कहने लगे हम लोग? सोने की चिड़िया। लेकिन इस सोने की चिड़िया को कंकाल का चिड़िया बना दिया जाता है समझ में? इस सोने के चिड़िया से कंकाल के चिड़िया बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वहीं सबसे पहले कौन? दादा भाई 1867 के दौरान धन निर्गमन का सिद्धांत उन्होंने बताया था कि इस समय प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी का आय लगभग कितना रुपया है? 20 रुपये। 1866 के दौरान किसने? दादा भाई नेहरू ने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया बताया। देख, प्राचीन काल से अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए वे भारत में बस गए। चाहे मोहम्मद गौरी की बात किया जाए, चाहे मुगल यानी बाबर की बात किया जाए, उस सब ने क्या किया? भारत को ही अपना घर बना लिया। उन्होंने यहाँ कृषि हस्तशिल्प को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। अब हस्तशिल्प कारीगर यहाँ पे होंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें बनेंगी, कृषि बेहतर होगा तो व्यापार करेंगे। अब व्यापार करेंगे तो व्यापार के बदले का लेकर आता था सब सोना चांदी। मुगल शासक कसीदाकारी एवं हस्तशिल्प के शौकीन थे, अतः ऊंची कीमत पर हस्तशिल्प को दरबार सजा हेतु खरीदते थे। यानी अपने दरबार को सजाने के लिए बढ़िया बढ़िया वस्तु की आवश्यकता होगी, वो कौन बनाते थे? हस्तशिल्प का। तो उसे ऊंची कीमत देके अपने दरबार में एकदम रखते थे। अधिक कीमत और तारीफ पाने की प्रतिस्पर्धा में हस्तशिल्पियों में सुंदर से सुंदर वस्तु निर्मित करने की प्रतिस्पर्धा रखती थी। यानी उस समय मार्केट था, किसका था मार्केट? हस्तशिल्पियों का। तो एक से एक बढ़िया बढ़िया कला सीखते थे, अपना प्रदर्शन कर कहाँ जाते थे? दरबार में, मुगल दरबार में। इसी हस्तशिल्प उद्योग अत्यधिक उन्नति करने लगा और यहाँ की निर्मित वस्तुएं समस्त विश्व के देशों में निर्यात की जाने लगी और समस्त विश्व का सोना चांदी कहाँ एकत्रित होने लगा? इतना है ना समझ में? यानी भारत से बहुत सारे वस्तुओं का निर्यात होने लगा और इसके बदले क्या आने लगा? सोना चांदी। प्राय भारत आने वाले प्राय अधिकांश विदेशी यात्रियों ने भारत की समृद्धि को रेखांकित किया। बहुत सारे यात्री पहुंच चुके हैं हम लोग पहले, उन्होंने भारत के बारे में खूब विस्तृत वर्णन किया है। विदेशी यात्री फिलनी किस काल में आता है? कुषाण काल में। अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, बर्नियर एवं जुआनी करेरी आदि सभी ने इस बात का उल्लेख किया है कि समस्त देशों की सोना चांदी भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात के कारण कहाँ एकत्रित हो रहे हैं? भारत में। और संभवतः इसीलिए भारत को क्या कहा गया? सोने की, है ना समझ में? यानी उस समय किसका सबसे ज्यादा हस्तशिल्प का मांग था? हस्तशिल्प का मांग था। तो इन लोगों ने अपने आप को बहुत निखार लाए। निखार के आधार पर इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्या किया? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अच्छा, वस्तुओं का निर्माण हुआ तो यही सब वस्तुएं कहाँ निर्यात होने लगी? विदेशों में निर्यात हुआ। विदेशों में जब विदेशों में निर्यात हुआ तो इसके बदले कुछ तो कुछ आएगा ना। तो विदेश से भर भर के क्या आने लगा? भारत में सोना चांदी आने लगा और यही सोना चांदी के कारण भारत को कहने लगे सोने की चिड़िया। समझ में? तो भारत के पास सोना चांदी क्यों आया था? व्यापार के कारण। क्यों आया था? लूटपाट करने नहीं लाए थे हम लोग। अंग्रेज भारत में ऐसे पहले विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने भारत को अपना माना ना? नहीं माना। अंग्रेजों ने भारत को अपना नहीं माना। उन्होंने क्या उनका सिर्फ मकसद था भारत में क्या करना है? व्यापार। शुरुआत में आए थे तो व्यापार है ना, परस्पर से आएगा। व्यापार से आएंगे तो भारत से धन लेके जाएंगे। लेकिन बाद में उनको लगा कि व्यापार तो एक छोटा सा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं? भारत में अपना उपनिवेश बनाते हैं, भारत में अपना क्या करते हैं? शासन करेंगे और संपूर्ण भारत को अपने अनुसार क्या करेंगे? ठीक। इन्होंने भारत में कमाकर खर्च इंग्लैंड में किए। भारत से तो पैसा कमाए लेकिन खर्च कहाँ किए? इंग्लैंड। वहीं बात किया जाए हम किसका? मुगलों का।
मुगलों का बात किए तो यहाँ ये भी तो टैक्स लेते होंगे, पक्का लेते होंगे टैक्स। अच्छा, जब टैक्स लेंगे तो टैक्स का पैसा भारत में ही रखेंगे कि दूसरे जगह रखेंगे? पैसा खुद कहाँ रखते थे? इसी के ना आधार पर उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, उन्होंने लाल किला बनवाया ना, कुतुब मीनार बनवाया। तो ये सब भारत में है कि विदेश में? भारत में। अच्छा, यहाँ पर जो लोग पर्यटक यात्री जाते हैं वो क्या भारत सरकार को टैक्स पैसा देते हैं कि नहीं इसके बदले? उस समय बनवाया गया चीज बताओ, अभी भारत के लिए राजस्व वसूली का काम करता है कि नहीं करता है? तो भारत सरकार को इससे पैसा आता है ना। विदेशी यात्री, कोई भी यात्री देखने जाता है तो टिकट लगता है। लाल किला में जाने से पहले तुमको टिकट लगेगा, टिकट खरीदना होगा फिर जाना होगा, तो पैसा कहाँ जाता है? भारत सरकार को। तो अभी भारत के लिए फायदा है कि नहीं है? भारत के लिए प्रॉफिट है। लेकिन ये जो लूट के ले गया सब कौन? अंग्रेजों। ये जब लूट के ले गया तो भारत में खर्च किया कि ब्रिटेन में? ब्रिटेन में खर्च किया, तो उससे हम लोग का कोई फायदा नहीं। ठीक, इससे भारत की धन संपदा का निर्गमन ब्रिटेन की ओर होने लगा। जॉन सुलिवन ने ठीक ही कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों का अधीन एक स्पंज की तरह कार्य कर रही है, जो भारत की गंगा नदी से धारा धन रूपी पानी सोख कर इंग्लैंड की टेम्स नदी में निचोड़ देती है। अब देखो इसका कितना व्यापक अर्थ है। ठीक है, इसमें तो भरना छोड़। तब एथी होला तब वीडियो